हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो सेशन है बहुत बेहतरीन सेशन है जिसमें इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन एकदम ब्रेन में सेट करा देंगे, यानी फिर से रिवाइज करा देंगे। पर इस बार हम एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और थ्योरी में हमने सारे कंसेप्ट, सारे डायग्राम, फ्लो डायग्राम आपको कराई दिए हैं। अब एनसीईआरटी की कोई लाइन छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, ठीक है, उसके थ्रू भी एक बार कंप्लीटली चैप्टर को एक डिफरेंट वे में ब्रेन में सेट कराते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट एनसीईआरटी। तो आज का जो टॉपिक है मेनली किस पर बेस्ड है, तो मैंने बताया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या है? मैंने आपको बताया था बेटा कि रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है एनर्जी लिबरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और अगर एनर्जी चाहिए तो फूड का इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन करना होगा, क्लियर है बिल्कुल। और इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है फॉर इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, एंड लिबरेशन होती है एनर्जी, जिस एनर्जी को वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट वे में, क्लियर बिल्कुल। तो सेल के अंदर जो मैकेनिज्म होती है इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो सेल के अंदर हो रहा है, जो लगभग हर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, ठीक है। बट हाँ, उस सेल तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना, और इस मैकेनिज्म का जो कह सकते हो एंड प्रोडक्ट होता है लाइक एनर्जी, लाइक CO2 जो हाईली टॉक्सिक होता है, उसको बाहर रिलीज करना, यानी ऑक्सीजन को लाना, CO2 को ले जाना, ठीक है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, क्लियर है बिल्कुल। जैसे हमारे अंदर फिजिकल प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉकरोच के अंदर बात करता हूं तो मैं ट्रैकियल सिस्टम है, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फिजिकल प्रोसेस जो मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वेरी करती है। बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, क्लियर है बिल्कुल। जहां हो क्या रहा है, एनर्जी के लिए इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, किसके यूटिलाइजेशन के थ्रू, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के थ्रू, और क्या लिबरेट हो रहा है, CO2, जिसको कहां करा रहे हैं हम, बाहर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले पैरा के अंदर हमने यही सारी बात करनी है जो एनसीईआरटी बोल रही है। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, एटसेट्रा। इन सिंपल मॉलिक्यूल को हम इनडायरेक्टली ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, टू डिराइव्ड एनर्जी, समझ रहे हो, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, क्लियर है बिल्कुल। क्योंकि भैया अगर ये एनर्जी ड्राइव नहीं करेंगे तो हम अपनी वेरियस एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेंगे, क्लियर बिल्कुल, एक्टिविटीज, ठीक है। और इस मैकेनिज्म के थ्रू होता क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का फॉर्मेशन होता है जो बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, जो इसमें रिलीज हो रही है हार्मफुल होती है, रिलीज हो रही है, उसको रिमूव कर रहे हैं। एक बात क्लियर है बिल्कुल, इसको बाहर निकालना है। पर बनती कैसे है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू बनती है, क्योंकि किसी भी चीज का टूटना कैटाबॉलिज्म होता है, जुड़ना एनाबॉलिज्म होता है, कॉमनली इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हो क्या रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन मींस कैटाबॉलिज्म हो रहा है, क्लियर बिल्कुल, जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, CO2 का और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है। यही तो है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सेलुलर मैकेनिज्म है या केमिकल मैकेनिज्म है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, बट फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, क्लियर है बिल्कुल। चलो ठीक है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, इट इज देयरफॉर, ठीक है, एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली, ठीक है, ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू सेल्स, जिसमें क्या बनेगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा बाय द सेल, जिसको हम रिलीज आउट कर देंगे। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय
सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। समझ रहे हो मेरी बात? जो सेल अपने अंदर CO2 बना रही है, कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रही है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको रिलीज किया जा रहा है इन एंड आउट, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। क्लियर है बिल्कुल? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है? जहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल, इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, कॉमनली आप इसको क्या बोल सकते हो? रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। क्लियर बिल्कुल? तो रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस अगर मैं आपको लिखा के समझाऊं उसको, तो समझना मेरी बात। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो फिजिको केमिकल बोलते हैं इसको, फिजिकल हो गया और केमिकल हो गया। अगर हम फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, तो फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आएगा भाई? फिजिकल प्रोसेस में ब्रीथिंग आएगा, ब्रीथिंग। फिजिकल प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर, और कह सकते हो या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हो। फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर क्या होगा? इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये जो मैकेनिज्म दिख रही है ना आपको, रेस्पिरेशन, ये चारों स्टेप जो दिख रहे हैं ना आपको, ये फिजिकल प्रोसेस में आते हैं, जो एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकते हैं। ठीक है, बट केमिकल प्रोसेस की अगर बात करते हैं, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये हर एक ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है। क्लियर है बिल्कुल? फिजिकल केमिकल वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन का ही पार्ट है ब्रीथिंग। क्लियर बिल्कुल? नेक्स्ट आ जाओ। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूव अप एंड मूव डाउन। अगर आप अपने चेस्ट पर हाथ रखोगे और गहरी सांस लोगे, तो क्या आप फील करोगे मूव अप एंड मूव डाउन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। इसी को आप टर्म यूज कर सकते हो, इट इज अ ब्रीथिंग। हाउ डू वी ब्रीथ, इसका पूरा मैकेनिज्म बताने वाला हूं। ठीक है, रेस्पिरेटरी organs and the mechanism of breathing are described in following section of this chapter, उसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, समझना मेरी बात, मैंने बताया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मेन पर्पस क्या है? फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि केमिकल प्रोसेस तो टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर होती है, जिसमें इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का, ठीक है, अमाइनो एसिड्स का, फैटी एसिड का। ठीक है, इसको कैटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रही है कोई चीज। क्लियर बिल्कुल? तो ये तो हर एक ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगी, सेल के अंदर होगी, बट मैंने बताया था फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। क्लियर है बिल्कुल? जो किस पर डिपेंड करती है, यानी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होते हैं उनका जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो किस पर डिपेंड करता है? आप बोलोगे उन एनिमल के हैबिटेट पर डिपेंड करता है, वो किस जगह रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, उनके बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका हैबिटेट क्या है। इन दो कैरेक्टर को ध्यान रखना, इस पर बेस्ड होते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फिजिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये मैकेनिज्म वेरी कर सकती है, बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। क्लियर है बिल्कुल? तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, पहली लाइन बता दी। डिपेंडिंग किस पर डिपेंड करती है? डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट, किस पर डिपेंड कर रही है? देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। उनका हैबिटेट क्या है और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। क्लियर है? लोअर, जैसे मान लो लोअर इन्वर्टिब्रेट ले लेते हैं भाई, लोअर इन्वर्टिब्रेट में हम ले लेते हैं स्पॉन से लेकर के फ्लैटवर्म तक। ठीक है, स्पॉन से लेके फ्लैटवर्म में सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात कर रहा हूं। कहां रहते हैं सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट? पानी में रहते हैं बेटा। और पानी में अगर कोई यानी एक्वाटिक है तो उसके लिए एक ही तरीका है, गिल्स। टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड पर है, तो वो लंग्स भी यूज कर सकता है।
बुकोफेरेंजियल भी कर सकता है, क्यूटेनियस भी कर सकता है, पर मोस्टली लंग्स ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, यहां जो एक्सचेंज हो रहा है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन और CO2 के बीच में कोई एक्टिव या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं है। इट इज द टाइप्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन गैसेस का डिफ्यूजन। ठीक है, ओवर एंटायर बॉडी सरफेस। इन किसके अंदर बात चल रही है? स्पॉन्ज से लेके फ्लैटफॉर्म की बात चल रही है, स्पॉन्ज से लेके प्लेटफॉर्म की बात चल रही है। इन सब के अंदर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है बेटा, जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, क्योंकि इनका हैबिटेट अभी कहां पर है? आप बोलोगे एक्वेटिक है, समझना, और बहुत सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है। यहां कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन अभी नहीं बना, इनिशियल फेज में थी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं थे, बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज चल रहा था। ठीक है, आगे जाकर के रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनते हैं, इसके बाद फ्लैट वॉर्म के बाद, क्लियर है बिल्कुल, राउंड वॉर्म से फ्लैट वॉर्म हो गया। राउंड वॉर्म में भी जनरल बॉडी सरफेस पर एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, और राउंड वॉर्म यानी एस्के एल्मंथीस के बाद स्टार्ट करता है एनिलिडा। एनिलिडा में भी क्यूटेनियस होता है, ऑर्थोपोडा में वेरिएशन आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, अर्थवॉर्म की अगर बात करते हैं तो अर्थवॉर्म क्यूटेनियस करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल होती है इसके पास। इंसेक्ट की अगर बात की जाती है तो इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल मिलता है, इसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्लियर है बिल्कुल, टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ठीक है, और स्पेशल वेस्कुलराइज्ड, ये ट्रैकियल वाला सिस्टम क्लियर है ना आपको? अगर मैं ट्रैकियल सिस्टम की बात करता हूं तो मैंने बताया भी था, कॉकरोच का केस बताया था मैंने आपको, कॉकरोच का केस। कॉकरोच में क्या था? जनरल बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं, इनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, स्पाइरिकल्स स्पाइरिकल्स स्पाइरिकल्स। ठीक है, ये यहां से ट्यूबुलर सिस्टम होता है इनका, ट्यूबुलर सिस्टम जो सीधा इनके कहां जाता है? टिश्यू के अंदर जाता है, ट्यूबुलर सिस्टम जो सीधा टिश्यू के अंदर जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ट्रैकियल सिस्टम कहां देखने को मिलेगा? यहां से सीधा इसमें ऑक्सीजन एंटर करेगी, यानी एयर एंटर करेगी, जिसमें से ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगी, CO2 बाहर आएगी। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ट्रैकियल ट्यूबुलर सिस्टम कॉकरोच में देखने को मिलता है, क्लियर है? इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना, तो ये समझना कि इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, स्पेशल वैस्कुलर वेग, स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर। जब भी वैस्कुलर स्ट्रक्चर की बात आएगी तो हम गिल्स की बात कर देंगे, मैं बता लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, वैस्कुलर स्ट्रक्चर की बात आएगी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गिल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या टर्म यूज करेंगे? गिल्स। और जब भी गिल्स की बात आएगी तो इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, वैस्कुलर स्ट्रक्चर और वैस्कुलराइज्ड बैग की बात करते हैं अगर हम, तो वैस्कुलराइज्ड बैग, इसका मतलब हम लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स की बात कर रहे हैं। और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। समझ रहे हो? और ऐसे ही टर्म आएगा, अभी बताया मैंने, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, जब नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल आएगा, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल आएगा, ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल की बात करेंगे, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल की बात करेंगे तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ऐसे ही मैंने बताया था मॉइस्ट क्यूटिकल की बात आएगी। ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल की बात आएगी अर्थवॉर्म के केस में, और फ्रॉग के केस में भी मॉइस्ट क्यूटिकल की बात आएगी। ठीक है, अगर लगता हूं मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है, तो इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। जो अर्थवॉर्म और फ्रॉग में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ब्रैंकियल समझ में आ गया, ब्रैंकियल नहीं बोलना तो क्वेश्चन आएगा आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक, क्योंकि जब भी गिल्स की बात आएगी तो एक्वाटिक ऑर्थोपोड या, ठीक है, एक्वाटिक ऑर्थोपोड एंड मोलस्कस वेयर वेस्कुलाइज वेग आर कॉल्ड लंग्स। जब भी लंग्स की बात आएगी, अच्छा ये भी ध्यान रखना है आपको, एक्वाटिक ऑर्थोपोड एंड मोलस्कस, ठीक है, वेयर जहां पर वेस्कुलाइज बैग यूज होंगे टर्म तो वहां हम लंग्स की बात करेंगे, मैंने समझाई दिया है। इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, आर यूज्ड बाय द, और कौन यूज करते हैं पल्मोनरी, कहां पर होंगे, जहां पर टेरिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ, टेरिस्ट्रियल का मतलब है लैंड पर रहने वाले एनिमल्स होंगे, ठीक है। एमोंग वर्टिब्रेट, अगर मैं पूरे वर्टिब्रेट की बात करता हूं, फिश यूज गिल, क्योंकि वो पानी में रहते हैं, गिल्स यूज करेंगे। वेयर एम्फीबियन की अगर हम बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ठीक है, बर्ड्स की बात करते हैं, इन सब के पास लंग्स होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूं, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, अब इनके लिए मॉइस्ट स्किन भी होती है जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, बुक्कोफेरेंजियल भी होता है और लंग्स भी होते हैं इनके पास, ठीक है। तो आपको ये याद रखने, ये 4 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा, समझे बेटा। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो मैंने आपको नोट्सों में पहले अपर के बारे में बताया था, फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है। अगर मैं अपर ट्रैक के बारे में बात करता हूं तो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, भाई हमारे पास एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं जहां से एयर एंटर करती है, 1 पेयर, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, 1 पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जहां से एयर एंटर करेगी, ये लैरिंग्स, फाइनली ट्रैकिया, ठीक है, ओके। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स 1 पेयर होते हैं, ठीक है। अपर लिप्स, लिप्स के ऊपर इनका स्ट्रक्चर होता है, एट लीड टू द नेजल चैम्बर, अंदर कहां ओपन करते हैं, नेजल चैम्बर, चैम्बर के अंदर, ये मान लो पूरा नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर, ठीक है। अंदर कहां पे लीड करते हैं, नेजल चैम्बर के अंदर, और ये नेजल चैम्बर इंटरनल ओपनिंग होती है, इसके इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और यहां यूविला होता है, इसके थ्रू ओपन कहां करेगा, फेरिंग्स के अंदर, इट इज अ कॉमन पैसेज, फेरिंग्स, और फेरिंग्स कहां ओपन करता है, लैरिंग्स के अंदर, और लैरिंग्स कहां पर, एयर पाइप, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, जो आगे जाकर के लंग्स के अंदर ओपन करते हैं। जहां पर आपको कार्डियक नॉच भी देखने को मिल जाती है, कार्डियक नॉच, ठीक है। ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप, ठीक है, इट लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज। अगर नेजल फेरिंग्स की बात करते हैं तो नेजल फेरिंग्स क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि ये वो कैविटी है, वो चैम्बर है, ये कैविटी है, वो चैम्बर है, हाँ ये कैविटी है या चैम्बर है जो एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन होती है, समझ गए ना मेरी बात। अब जैसे डायग्राम में दिखा दिया है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, यहां एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन है। भाई यहां से एयर भी जाएगी और इसके बगल के अंदर यहां पर ईसोफेगस भी तो होती है, यहां से फूड भी एंटर करेगा, ठीक है। तो एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन जो पैसेज होता है ना, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, ये लाइन पूरी पूछी जाती है, जो फेरिंग्स होता है वो ओपन थ्रू लैरिंग्स रीजन, और कहां ओपन करता है, ट्रैकिया के अंदर करता है, ठीक है। अगर मैं फेरिंग्स की बात करता हूं, फेरिंग्स लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में ओपन करता है, क्लियर है बिल्कुल। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, अगर मैं लैरिंग्स की बात करता हूं, ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो अगर मैं लैरिंग्स की बात करता हूं तो इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, इसको आप साउंड बॉक्स भी बोल सकते हो, साउंड बॉक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कार्टिलेजिनस बॉक्स, हमने अलग कलर से दिखाते हैं इसको, मजा आएगा देखने में, यहां होता है साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स ड्यूरिंग सॉलोइंग
जब आप खाने को निगलते हो तब यहां पर एक फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये फ्लैप, इसको आप एपिग्लॉटिस बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। जब आप खाने को निगलते हो, डीग्लूटिनेट करते हो, ठीक है, तब उस समय कहीं ऐसा ना हो ये फूड आपका ट्रैकिया में एंटर कर जाए, तो ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है और फूड सीधा माउथ से सीधा फूड ईसोफेगस में एंटर करता है। हम बात कर रहे हैं यहां पर फूड की। क्लियर? बिल्कुल। तो नेक्स्ट साउंड बॉक्स तो क्लियर था आपका, साउंड बॉक्स में कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सॉलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। इस फ्लैप को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। टू प्रिवेंट, जो रोकता है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, जो लैरिंग्स के अंदर फूड की एंट्री को रोकता है क्योंकि कवर कर लेता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, दिख रही है आपको? ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। प्रिवेंट ऑफ एंट्री, हाँ, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ठीक है, एक्सटेंड अप, समझना मेरी बात। एक्सटेंड वही नीचे से देखोगे ऊपर अप कर रही है, एक्सटेंड अप कर रही है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कहां पर? अच्छा, एक्सटेंड अप इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। और कहां तक? मिड थोरेसिक कैविटी तक, ठीक है, मिड थोरेसिक कैविटी तक, ठीक है, यहां तक अप कर रही है। और फिर आगे जाकर के ये डिवाइड मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड अप कर रही है, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। और वहां जाकर के ये डिवाइड होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाएगा। T5 फिफ्थ नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा किसमें डिवाइड होती है? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोनकाई। समझ रहे हो भाई? मैंने बताया था ट्रैकिया आती है, फिर 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे होती है, उसके सामने से बाइफर्केट होती है दो पार्ट में, ठीक है, इसको हम ब्रोनकाई बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोनकाई। फिर डिवाइड करते हैं सेकेंडरी ब्रोनकाई, फिर डिवाइड करते हैं टर्शरी ब्रोनकाई। तो 3 बार तो ब्रोनकाई में डिवीजन होता है। फिर उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जुड़े होते हैं एल्वुलर डक्ट से, जिनमें लगे होते हैं एल्वुलर सैक, और जो मिलके बने होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। आई बेटा, ईच ब्रोंकाई undergo repeated division to form the secondary and tertiary bronchi, ठीक है, and bronchi, then finally क्या बनते हैं? bronchioles, ending up in very thin terminal bronchioles, ठीक है, ठीक है। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोनकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल। अगर मैं सारे रीजन की बात करता हूं, ये कार्टिलेजिनस रिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिवीजन की, तो ये ट्रैकिया थी, ट्रैकिया आगे जाकर के प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो अगर मैं इन सब की बात करता हूं, इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो ट्रैकिया में भी शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, प्राइमरी ब्रोनकाई में भी होते हैं, सेकेंडरी ब्रोनकाई में भी होते हैं, टर्शरी ब्रोनकाई में भी ये सी शेप देखने को मिल जाते हैं। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक मिलते हैं, बस इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होते, समझना। भाई इनिशियल ब्रोंक्यूल तक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, फिर इसके नीचे आके आ जाएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाएंगे, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाएंगे। भाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल में शीशे हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में शीशे हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। रिंग ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वुलाई बोलते हैं। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल की बात करता हूं, ये आगे जाके क्या बनाते हैं? नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड, क्वेश्चन आता है, थिन इरेगुलर वॉल्ड, ठीक है,
वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वलाई, ठीक है, कंपेराइज द लंग्स। इन सबको मिलाकर के हम क्या टर्म यूज करते हैं, लंग्स। वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, विच आर कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होते हैं, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, प्लूरा, ठीक है, विद प्लूरल फ्लूइड, और उनके बीच में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड फिलअप होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इस तरीके के मान लो, ये लंग्स है, ये दो लेयर है, प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में क्या भरा होगा, फ्लूइड होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, यहां क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड होगा। ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो लंग्स, ये लंग्स हो गया। पैराइटल, बाहर वाली पैराइटल लेयर होगी, अंदर वाली विसरल। और इनके बीच में होगा प्लूरल फ्लूइड। ओके, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड, विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, इनके बीच में क्या भरा होगा, प्लूरल फ्लूइड। जो क्या काम करता है, जो रिड्यूस करता है, क्वेश्चन आएगा, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को ऑन द लंग सरफेस, ठीक है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को, आप जो बाहर वाली होगी वो क्लोज कांटेक्ट में होगी थोरेसिक कैविटी के, और जो अंदर वाली होगी, अंदर वाली होगी वेयर, ठीक है, लाइनिंग वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कांटेक्ट विद लंग्स। जो अंदर वाली होगी, तभी तो उसको अंदर वाली को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल, वो लंग्स की सरफेस से जुड़ी होगी। पैराइटल और विसरल, विसरल अंदर वाली होती है, पैराइटल बाहर वाली होती है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ध्यान रखना है आपको, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसको तो बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, ठीक है, इसको तो बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। और रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ये पूरा पार्ट है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन तो दो जोनों में डिवाइड कर दिया हमने, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं, द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ठीक, कंडक्टिंग जोन। जबकि वेयर एज द एल्वलाई एंड देयर डक्ट, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्शन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट, ये कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है भाई, एयर को ट्रांसपोर्ट करना, क्या काम है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वलाई। और क्या काम करता है, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, भाई इसमें सीलिया होते हैं कंडक्टिंग जोन में, तो फॉरेन पार्टिकल से भी क्लीन करने का काम करते हैं। साथ में ये एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, आर्द्रता मिक्स में मॉइस्चराइज मिक्स करने का भी काम करती है। मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में समझाया था कि एयर के अंदर मॉइस्चर, जैसे आप अब एयर में देखो मॉइस्चर होगी, ठीक है, क्लियर है, बाहर वाली एयर ड्राई है पर अंदर से निकल रही है मॉइस्चर है, क्यों, क्योंकि अंदर जो कंडक्टिंग जोन है ना वो एयर के अंदर मॉइस्चराइज कर रही है, एयर के अंदर नमी या मॉइस्चर को इनबिल्ड करने का काम कर रही है, ठीक है। द एयर बॉडी द टेम्परेचर, और साथ में क्या करती है, ह्यूमिडिफाई एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, एयर टू बॉडी टेम्परेचर, एयर
के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल, भाई बाहर का एटमॉस्फेयर कितना भी मतलब चिल रखा है या हॉट रखा है बॉडी टेम्परेचर से, पर जो एयर धीरे धीरे अंदर जाएगी ना उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो उसका भी मतलब उसको भी मेंटेन करने का काम करती है कंडक्टिंग जोन, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट, भाई एक्सचेंज पार्ट का मतलब है रेस्पिरेटरी जोन। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, भाई यहां पर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, या मेन पार्ट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो डिफ्यूजन चल रहा है ना उसमें ये पार्टिसिपेट करती है रेस्पिरेटरी जोन। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन अ, लंग्स कहां होते हैं, एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं। क्या बोलते हैं इस एयर टाइट चैम्बर को? थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। अगर उस चैम्बर की बात की जाए ना तो उस चैम्बर को बनाने के लिए वेंट्रल साइड में होता है स्टर्नम, डोर्सल साइड में होते हैं वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड में होते हैं रिब्स और लोअर साइड में होते हैं डायफ्राम, ठीक है। इन सब से मिलकर के एक एयर टाइट चैम्बर बनता है जिसके अंदर होते हैं हमारे लंग्स, ठीक है। आगे आ जाओ। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर, ठीक है, थोरैसिक चैम्बर में होता है। वेयर इज द, जो कि एनाटॉमिकली कैसा है, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है, एयर टाइट चैम्बर है। तो थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है भाई, डोर्सली तो यहां पर क्या होते हैं, डोर्सल साइड में पीछे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। वेंट्रल साइड पर क्या होगी, यहां पर स्टर्नम होगी, ठीक है। लेटरल साइड पर रिब्स होंगे, ठीक है। और लोअर साइड पर यहां पर क्या होगा, डोम शेप डायफ्राम होगा, डोम शेप डायफ्राम, ठीक है। The anatomical setup of the lungs in thorax is such that any change, ठीक है, in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity। इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में जो भी इसमें चेंज होगा उससे वॉल्यूम में चेंज होगा, सिंपल सी बात है। और वॉल्यूम में चेंज होगा तो प्रेशर में चेंज होगा, ठीक है। और अगर आपने एनाटॉमिकल सेटअप बिगाड़ दिया तो थोरैसिक चैम्बर का जो मैकेनिज्म है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Such an arrangement is essential for breathing। अगर ये अरेंजमेंट नहीं मिला तो ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं है। We cannot directly alter the pulmonary volume। हम अपने लंग्स के पल्मोनरी के वॉल्यूम को बिना इस अरेंजमेंट के, इस एनाटॉमिकल अरेंजमेंट के चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो क्या है? वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड पर रिब्स और लोअर साइड पर डोम शेप डायफ्राम। डोम शेप मतलब है गुम्मदाकार, ठीक है। डायफ्राम हमारे लोअर साइड पर लगा होता है। इससे मिलकर के एक एयर टाइट एक चैम्बर बनता है जिसके अंदर लंग्स होते हैं। इस चैम्बर को हम थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एनसीईआरटी लास्ट में बोल रही है, इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। ये पूरी मैकेनिज्म आ गई जहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, ब्रीथिंग हो रही है, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वुलाई, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस हो रहा है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। क्लियर बिल्कुल। और फाइनली टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जहां इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो पहला स्टेप क्या है, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये पहला स्टेप है जिसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। किस किस के बीच में हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हो रहा है, ठीक है। फिर आ जाओ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है एल्वुलर मेम्ब्रेन के बीच में। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। फाइनली क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, जिसमें क्या होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, ब्रेकडाउन होगा, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड। रिजल्ट में क्या बनेगा, CO2 बनेगी, ठीक है। आप समझ रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो हम बॉटनी में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं चैप्टर 14 में। तो ये मैकेनिज्म, ये सारे स्टेप, इन पे सीक्वेंस पर क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस मत भूलना इनकी। पहले क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा। और इस सीक्वेंस को ही मैंने थ्योरी में एक साथ एक डायग्रामेटिकली पैटर्न में कराया था, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अब आती है बात मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। भाई ब्रीदिंग है क्या, तो मैंने बोला था बेटा, बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में जाना,
और अंदर की एयर का फिर बाहर जाना, इस एयर के मूवमेंट को ही हम बोलते हैं वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। अच्छा, एयर अंदर क्यों जाएगी? क्योंकि एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर जिस कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं उस कैविटी के पार्शियल प्रेशर को, एयर के पार्शियल प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कैविटी में जिसमें लंग्स होते हैं उसके वॉल्यूम को चेंज कर दो, उसके वॉल्यूम को चेंज कर दो, तो वॉल्यूम के चेंज होने से क्या होगा? प्रेशर में चेंज होगा, और अगर प्रेशर में चेंज होगा तो सीधी सी बात है एयर का इनहेल और एक्सहेल, यानी एयर का मूवमेंट हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होगा। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज कैसे कर सकते हैं? तो वॉल्यूम में चेंज करने के लिए टू टाइप के मसल्स होते हैं, एक तो इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में होते हैं, ठीक है, और एक एब्डोमिनल मसल्स और डायफ्राम मसल्स, ठीक है। मेनली दो इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और डायफ्राम मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स तो अलग टाइप से यूज होते हैं। डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स के अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्योंकि दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम घटता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, रिलैक्स करते हैं तो वॉल्यूम घटता है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, आप कह सकते हो कि वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम की वजह से प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर की वजह से एयर का मूवमेंट इन एंड आउट होगा, इसी को ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज। भाई इसमें दो बातें होंगी, पहले एयर का बाहर से अंदर आना, इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, और एयर का अंदर से बाहर जाना, इसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। बाय विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। क्लियर? बिल्कुल। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन, यहां क्या हम कर रहे हैं? प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कर रहे हैं बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, क्योंकि एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा, क्या टर्म यूज करेंगे इसके लिए? उसके लिए टर्म यूज करेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझना मेरी बात। से लंग्स है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर प्रेशर कम होगा, तो बाहर से एयर कहां जाएगी? भाई यहां प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर, एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर अपने आप मूव कर जाएगी। अंदर प्रेशर बढ़ा दोगे बाहर से तो एयर ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर आ जाएगी। यानी सारा खेल है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। एयर फ्लो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ऑलवेज। ठीक है, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर द नेगेटिव, हाँ आप, ठीक है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर प्रेशर अगर कम होगा तो अंदर बोलते हैं भाई प्रेशर कम है। ठीक है, अंदर अगर लो प्रेशर होगा तो उसको नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव प्रेशर टू नेगेटिव प्रेशर, ऐसे भी कह सकते हो। हमेशा एयर का मूवमेंट पॉजिटिव प्रेशर टू नेगेटिव प्रेशर होता है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव का मतलब है सकिंग, खींच रही है वो नीचे। ठीक है, और वो कब होगा? जब अंदर का, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होगा, तब जाकर के प्रेशर कम होगा, बाहर की एयर अंदर आएगी। ठीक है, सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस, जब आपको एयर को बाहर निकालना होगा तो उल्टा करना पड़ेगा। फिर भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर के प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, द लंग्स विद, ठीक है, रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द सिमिलरली एक्सप्लेन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। किससे?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब एयर अंदर से बाहर जाएगी। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, ठीक है, कौन कौन से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट को बनाता कौन है, इस ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है, हाई से लो, ठीक है। अभी प्रेशर, भाई समझ रहा है मेरी बात, वॉल्यूम को बढ़ा दिया आपने, प्रेशर घट गया, वॉल्यूम को कम कर दिया, प्रेशर बढ़ गया। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल और इंटरनल जो है ना, वो वॉल्यूम को हाई और लो करने का काम करते हैं। वॉल्यूम और हाई और लो होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर हाई और लो होगा, और एयर इन टू आउट और आउट टू इन कंटिन्यू होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है ना। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। अगर मैं इंस्पायरेशन की बात करता हूं तो इंस्पायरेशन का इनिशिएशन नंबर 1 कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैंने बताया था डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम बिकम फ्लैटेंड, ठीक है, वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा, ठीक है। फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा, फाइनली वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा, बाहर की एयर अंदर, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, अंदर की एयर बाहर, बस ये मूवमेंट चलता है, ठीक है। इस पर फोकस करना है आपको, ठीक है, इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। कल मैंने समझाया भी था आपको अच्छी तरीके से। मान लो ये है स्टर्नम, डायफ्राम, थोड़ा सा स्टर्नम को और बड़ा बना देते हैं, समझना, ये थोरेसिक चैम्बर, ये थोरेसिक चैम्बर है, ठीक है। इस थोरेसिक चैम्बर में, और रिब्स की अगर मैं बात करूं तो रिब्स भी दिखा देते हैं भाई, और रिब्स के बीच में कौन होंगे, इंटरकोस्टल मसल्स, समझना, ठीक है। जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट नहीं हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो गया। डायफ्राम फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगा, डायफ्राम फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, भाई ये ऊपर एंटीरियर है तो नीचे पोस्टीरियर है, तो वॉल्यूम इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, समझ गए। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऊपर आ गए, ये ऊपर आ गए, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर रिब्स ऊपर जाएंगे, और रिब्स ऊपर जाएंगे तो नो डाउट स्टर्नम भी तो ऊपर जाएगा। जब रिब्स ऊपर जाएंगे तो स्टर्नम भी ऊपर जाएगा, और इसकी वजह से ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये हो गया, तो ये वॉल्यूम किस एक्सिस में इंक्रीज हुआ, ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज इन डॉर्सो, सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, हाँ, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। मैंने थ्योरी में कराया भी था कि भाई रिब्स वेंट्रल साइड पे जुड़े हुए हैं स्टर्नम से, और डॉर्सल साइड पे जुड़े हुए हैं वर्टिकल कॉलम से, तो रिब्स ऊपर और नीचे इस तरीके से हो रहे हैं लाइक अ बकेट हैंडल, ठीक है। तो इनका अप एंड डाउन जो हो रहा है वेंट्रल और डॉर्सल एक्सिस में ज्वाइंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है, अगर इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्टैक्ट करते हैं तो, ठीक है। तो वही मैंने एक्सिस की बात की है, यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है, और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप रिब्स एंड स्टर्नम, तो इसकी वजह से लिफ्ट, भाई लिफ्ट अप क्या क्या हो रहा है, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, क्लियर है बिल्कुल। तो अब इतना क्लियर हो गया कि डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम बिकम फ्लैट, इंक्रीज वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, जिसकी वजह से स्टर्नम और लिफ्ट क्या होते हैं, स्टर्नम और रिब्स लिफ्ट अप होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन एकदम कवर होगी, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा।
ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों की वजह से इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। ओवरऑल इंक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम कॉज द सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, एक ही बात है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो कम हो जाएगा। उसके कम होते ही भाई अंदर प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगी, फोर्सफुली अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव, एयर आउटसाइड टू मूव इनटू लंग्स, अंदर आ जाएगी। उल्टा कर दो, ठीक है, इंस्पायरेशन, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। उल्टा कर दो एक्सपायरेशन में, अगर दोनों ही मसल्स को आप रिलैक्सेशन करा दो, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, तो ये दोनों अपनी रिटर्न अपनी जगह पहुंच जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस लीड टू इंक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और प्रेशर बढ़ते ही एयर क्या करेगी, अंदर से बाहर, इसकी वजह से क्या होगी, एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगी, एयर फ्रॉम द लंग्स टू आउट चली जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। इन दोनों बातों को एनसीईआरटी ने डायग्रामेटिकली भी दिखाया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां क्या हो रहा है, उठ रहे हैं, समझना मेरी बात, रिप्स उठ रहे हैं, लिफ्ट अप हो रहे हैं, लिफ्ट रिप्स, रिप्स और स्टर्नम उठ रहे हैं, लिफ्ट और स्टर्नम उठ रहे हैं। डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फ्लैट हो रहा है, फ्लैट, ये उठ रहे हैं, ये उठ रहे हैं, डायफ्राम नीचे जा रहा है, डायफ्राम जब नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम किस एक्सिस में, एंटीरियो, सॉरी हाँ एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसकी वजह से वॉल्यूम कहां बढ़ रहा है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ रहा है। फाइनली वॉल्यूम बढ़ रहा है, फाइनली थोड़े से वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर कहां आएगी, अंदर आएगी, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन देखो, ठीक है, स्टर्नम और रिफ्स डाउनवर्ड हो रहे हैं, डायफ्राम अपनी जगह जा रहा है, डॉम शेप हो रहा है, डायफ्राम डॉम शेप हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ने से एयर बाहर जाएगी, इसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज, पर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज, प्रेशर बढ़ेगा, और यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात है, एयर अंदर से बाहर हो जाएगी। We have the ability to increase the strength of inspiration expiration, हमारे पास एबिलिटी है अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने की, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करने की एबिलिटी है। पर इस एबिलिटी के लिए हम दो अलग से मसल्स यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, ठीक है। ऑन एन एवरेज हेल्दी, समझ रहे हो, एडिशनल मसल्स कौन से हैं इसके लिए, एडिशनल मसल्स एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, इनको मदद करके, जैसे कपालभाति नहीं करते हैं, तो इन एडिशनल मसल्स को यूज करके हम वॉल्यूम को और रिड्यूस कर सकते हैं, एयर को और बाहर रिलीज कर सकते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो एब्डोमिनल मसल्स यूज करते हैं। भाई एक हेल्दी ह्यूमन है, उसकी ऑन एन एवरेज कितना बार ब्रीथिंग कर लेता है, ब्रीदिंग कितनी है उसकी रेट, 12 to 16 टाइम पर मिनट, इतनी ब्रीदिंग वो कर लेता है 1 मिनट के अंदर। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, किससे मेजर करते हैं सारे एयर के वॉल्यूम को, स्पायरोमीटर से, जिसकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, समझ रहे हो, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस ध्यान रखना, स्पायरोमीटर की भी होती है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ईसीजी की भी होती है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस स्फैग्नोमैनोमीटर की भी होती है, जिससे प्रेशर नापते हैं, ठीक है। तो इन सब की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, यानी हम क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन इससे कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझे या नहीं समझे, ओके। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक एकदम क्लियर हुआ होगा एक एक चीज। हाँ अब ध्यान रखना, इससे तो एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आ ही जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो मैंने 4 वॉल्यूम बताए थे आपको, एक तो टाइडल वॉल्यूम,
भैया 500 ले रहे हो, 500 निकाल रहे हो, 500 ले रहे हो, 500 निकाल रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब टाइडल ले लिया आपने, टाइडल के बाद आप कितना एडिशनल वॉल्यूम लंग्स में और ले सकते हो? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, इसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, टाइडल के बाद जितना आप ले रहे हो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल के बाद जितना आप निकाल पा रहे हो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो टाइडल वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। टाइडल वॉल्यूम टीवी, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 500 ml होता है। ठीक है, अगर मैं एक हेल्दी ह्यूमन की बात करता हूं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ ब्रीथिंग इनटू टाइडल वॉल्यूम। मैं आपसे पूछूं कि एक ह्यूमन की रेट क्या होती है पर मिनट? अभी बताया था रेट ऑफ ब्रीथिंग कितनी होती है? 12 से 16 बार। रेट ऑफ ब्रीथिंग कितनी होती है? 12 to 16 टाइम पर मिनट इनटू टीवी कितना होता है भाई? एक बार ब्रीथिंग में कितनी एयर ले रहे हो निकाल रहे हो? भाई टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो निकाल रहे हो। हर बार ब्रीथिंग में आप 500 ml लेते हो, 500 ml निकालते हो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। तो एक मिनट में कितने बार ले रहे हो निकाल रहे हो? 12 से 16 बार। तो ये आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया। पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया। लगभग कितना आता है? 6000 से 8000 ml पर मिनट। आप समझ रहे हो? 6000 से 8000 ml पर मिनट आता है। साफ साफ दे रखा है एनसीईआरटी ने। एक हेल्दी ह्यूमन के लिए जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है पर मिनट वो लगभग 62। अच्छा लीटर में पूछे तो क्या लोगे? तो लीटर में तो आप समझ गए ना, 6 से 8 लीटर पर मिनट। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम वाला बात समझ में आ गई। अच्छा, टाइडल के बाद आईआरवी क्या होता है? ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम जो टाइडल के बाद आप ले पा रहे हो वो कितना होगा एडिशनल वॉल्यूम? वो तो आपको पता है 2.5 से लेकर के 3000 ml होता है। एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल के बाद आप जो निकाल पा रहे हो VERV है 1000 से लेकर के 1100 ml होता है। 3 हो गए। चौथा वॉल्यूम मैंने बताया था रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने जितना निकालना था निकाल दिया, तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं बचा, फिर भी अंदर रह जाता है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। जो रह जाता है इसी को बोलते हैं हम क्या? जो अंदर रह गया, निकाला नहीं जा सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन। उसके बाद भी नहीं निकाल सकते, जो लगभग 1100 से 1200 ml होता है, पता ही है आपको। ठीक है, तो चारों वॉल्यूम मैंने बता दिए आपको। शॉर्टली समराइज कर देता हूं इस चीज को। सबसे पहले मैंने बात की, अच्छा जगह कम है लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की टीबी की, कितना होता है? 500 ml। फिर बात की मैंने IRV की, जो कितना होता है? 2500 से 3000 ml। फिर मैंने बात की ERV की, जो लगभग होता है 1000 से 1100 ml। और इसके बाद फाइनली मैंने बात की थी RV रेजिडुअल वॉल्यूम, 1100 से लेकर के 1200 ml। ये चारों वॉल्यूम आपको याद रखने। ठीक है, अगर 4 वॉल्यूम याद है तो इन 4 वॉल्यूम के बेस पर हम सारी कैपेसिटी चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे? अब आपसे कहा जाए आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, कितनी ईयर को लंग्स में ले सकते हो नॉर्मल रहते हुए। तो नॉर्मल कंडीशन में आप टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो, निकाल रहे हो, तो नॉर्मल कंडीशन में मैं आपको एयर लो तो आप टाइडल लोगे। टाइडल लेने के बाद और क्या ले सकते हो? सर IRV ले सकते हैं, IRV ले लोगे। और क्या ले सकते हो? ना सर और कुछ भी नहीं ले सकते। तो आपकी एक्चुअल में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई? IC क्या हो गई? IC इज इक्वल टू, सर मैं टीवी ले सकता हूं प्लस IRV ले सकता हूं और कुछ भी नहीं ले सकता। ये मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। समझना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। समझ रहे हो? नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया आपने, अब कितना वॉल्यूम आप ले सकते हो?
मतलब टाइडल निकाल दिया, अब आप कितना ले सकते हो सर? टाइडल फिर से लूंगा मैं और या IRV ले लूंगा, दोनों को मिला देंगे तो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, टीवी प्लस IRV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली, या कह सकते हो सॉरी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इसमें क्या क्या निकाल सकते हो नॉर्मल रहती हुई? सर टीवी निकाल सकते हो और ERV निकाल सकते हो, इसके अलावा तो कुछ निकाल ही नहीं सकते, रेजिडुअल तो रहता ही है ना। ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस ERV, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है आपकी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल सांस ले ली, नॉर्मल सांस ले ली, टीबी ले ली, अब कितना निकालोगे? टीबी निकालोगे और तेजी से आप ERV निकाल दोगे, इसके अलावा तो निकाल ही नहीं सकते। ये कैपेसिटी है आपकी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल का मतलब है ब्रीथिंग करते हुए, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, 500 ले रहे हो, 500 निकाल रहे हो। ठीक है, यानी आप इतने में काम चला रहे हो। अब कितनी एयर को लंग्स में रोक सकते हो? सर टाइडल के अलावा हम टाइडल ही निकाल रहे हैं, ERV नहीं निकाल रहे। RV तो निकाल ही नहीं सकते, लंग्स में रहती है। तो ERV और RV दोनों आपके लंग्स में रहेंगे अगर आप टाइडल से ही इन एंड आउट कर रहे हो। तो आपकी लंग्स में एयर को होल्ड करने की मैक्सिमम कैपेसिटी नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए कितनी है? आप कहते हो सर ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। यह आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। फंक्शनल का मतलब है टाइडल ले रहे हो, टाइडल निकाल रहे हो, ERV नहीं निकाल रहे, और RV तो लंग्स में रहती ही है। तो ये दोनों एयर आपके लंग्स में रह सकती हैं। होल्ड करने की कैपेसिटी रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए। ठीक है, FRC। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने सब कुछ निकाल दिया, अब कितना मैक्सिमम ले सकते हो? तो पहले ERV लोगे, फिर RV लोगे, फिर IRV लोगे, तीन ही जो लोग ले पाओगे तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी। या सारा आपने निकाल दिया, कितना ले सकते हो? सारा ले लिया, कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो? तीन ही को तो निकालोगे, इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। VC वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस ERV प्लस IRV, तीनों को जोड़ दो, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है। और टोटल लंग कैपेसिटी चारों को जोड़ दो भाई, TLC टोटल लंग कैपेसिटी, टीवी प्लस ERV प्लस IRV प्लस RV, रेजिडुअल को भी जोड़ दो उसके अंदर। या ऐसे भी कह सकते हो, इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यही बात है। ऐसे जोड़ दो, ऐसे बोल दो, ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हो गई। तो ये सारी कैपेसिटी हो गई, वो वॉल्यूम्स हो गए। ठीक है, NCERT की लाइन टू लाइन हम टिप्स पर, फिंगर टिप्स पर लगाते आ रहे हैं आपके। ठीक है, आप बस ध्यान से देखते जाओ, हर चीज एकदम ब्रेन में सेट होती जाएगी। ओके, चलो अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होता है, एक तो लंग्स। भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर मैं साइट की बात करता हूं, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहां कहां साइट क्या क्या है? पहली साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की? लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की? दूसरी साइट क्या है आपकी? आप बोलोगे सर टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डायरेक्टली आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। समझे या नहीं समझे? ठीक है, चलो आ जाओ। ये तो साइट हो गई। ठीक है, अच्छा डायग्रामेटिकली समझा दूं, फिर थ्योरी पर आता हूं। ठीक है, साइट कहां कहां हो रही है एक्सचेंज? यहां एक्सचेंज हो रहा है,
यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, ये 2 साइट हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों हो रहा है, मेन कॉज क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, मेन कारण क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, बात करते हैं इसकी। ठीक है, 1 मिनट रुको। देखो, हम बात कर रहे थे यहाँ पर इंस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तो क्लियर हो गया ना। साइड कितने हैं, 2 साइड है हमारे पास, लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रेशर, सारा खेल है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का। तो मैंने बताया भी था जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा 159 और CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, 0.3 mmHg। ये वो एयर है जो आप क्या कर रहे हो, उसको इंस्पायर कर रहे हो। अंदर आते ही ये पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन का 104 और CO2 का 40। क्लियर है बिल्कुल। यहां अगेन एक्सचेंज हो रहा है। आफ्टर एक्सचेंज पल्मोनरी वेन और सिस्टमिक आर्टरी, इनके अंदर सेम पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऐसे ही ध्यान रखना है, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक वेन के अंदर भी पार्शियल प्रेशर इन दोनों ही गैसेस का सेम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सेम का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकी नहीं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करना, जैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो ये एंटर करती है, पर ऑक्सीजन फोकस करो, 159 mmHg, यहाँ के 104 और यहां आते ही ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 95 mmHg। और सीधा हम एंटर करेंगे यहां से, कहां पर, ये आ गए, अच्छा ये यहीं दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां बात करेंगे टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू के अंदर का जो पार्शियल प्रेशर है, बॉडी टिश्यू के अंदर का पार्शियल प्रेशर यहां मेंशन कर दिया है। तो टिश्यू के अंदर अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो CO2 का कितना होगा, CO2 का बन रही है तो 45 होगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है इसलिए 40 होगा, और यहां हमने बता दिया 95 है, CO2 का 40 है, क्योंकि ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। तो आपको पता है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, हो गया डिफ्यूजन, सिंपल। चलो, तो आप समझ रहे हो ना, 159 से 104 से 95 से सीधा हम आ जाएंगे यहां पर 95 से, बस 95 से सीधे आकर 40। तो अगर सीक्वेंस लिखते हैं हम इसके पार्शियल प्रेशर के चेंज की, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पार्शियल प्रेशर में चेंज आता जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां से कहां बात चल रही है, एटमॉस्फेयर से बात चल रही है टिश्यू तक। कैसे, एटमॉस्फेयर में कितना था 159, लंग्स में कितना था 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था 95 और टिश्यू में कितना रहता 40। ऐसे हम बात करेंगे यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहां से, टिश्यू से बनती है CO2, तो टिश्यू से हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब वापस आ रहे हैं, ठीक है, अब CO2 की बात कर लेते हैं। तो CO2 ध्यान रखना है यहां पर कितनी है 45, भैया CO2 कितनी होगी 45, ऑक्सीजन कितनी होगी 40, कम होगी क्योंकि ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहां ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो CO2 कितनी होगी, सॉरी CO2 ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, कोई नहीं, CO2, तो CO2 कितनी होगी यहां पर, CO2 कम होगी, ओनली 40 होगी यहां पर। ठीक है, यहां से घूम के वापस, और ये एक्सपायर्ड एयर, और एक्सपायर्ड एयर की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखना आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा। ऑक्सीजन जो बाहर निकाल रहे हो 116 mmHg होता है, और CO2 जो बाहर निकाल रहे हो 32 mmHg होता है, जो बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, तो अब CO2 की बात करते हैं तो 45, टिश्यू में कितनी 45, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना 45, और लंग्स में कितना 40, और जो एयर निकाल रहे हो बाहर 32। इसको भी रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिख दो, 45 टिश्यू में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, चाहे वो सिस्टमिक वेन हो या पल्मोनरी आर्टरी हो। ठीक है,
फिर लंग्स में आके कितना रह जाएगा, लंग्स में आके रह जाएगा ये 40, और जो एयर बाहर निकाल रहे हो उसमें कितना होगा, उसमें होगा 32, और एटमॉस्फेयर में कितना होता है 0.3 mmHg। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है, जो सीक्वेंस समझ में आई? वही एनसीईआरटी ने यहाँ पर डेटा दे रखा है। अब थ्योरी देख लेते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्या करिए, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल ठीक है, इट इज द प्राइमरी साइट जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन, और कहां होता है इसके अलावा भाई, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। दो ही साइड बताइए हमने। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये ध्यान रखना है, जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, ऑलवेज सिंपल डिफ्यूजन, ऑलवेज सिंपल डिफ्यूजन। ये तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा। सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन, जो किस पर बेस्ड है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड है, ठीक है। हाँ, पर सॉल्युबिलिटी, दो चीजें और इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एक तो सॉल्युबिलिटी पर पार्टिसिपेट करती है, और थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ये भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। क्लियर है? बिल्कुल, दोनों फैक्टर कितने हो गए, प्रेशर, कंसंट्रेशन, थिकनेस और सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? बिल्कुल। इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो इंपोर्टेंट फैक्टर आर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। Pressure contributed by the individual gases, mixture of gases is called partial pressure। इसको partial pressure कहते हैं, and is, ठीक है, represent as PO2। फिर से बोल रहा हूं, pressure contributed by an individual gases in a mixture of gases is called partial pressure। क्योंकि आप जानते हो 760 टोटल एयर में जो गैसेस होती हैं, टोटल जो होता है पार्शियल मतलब पूरे गैस का, उसमें ऑक्सीजन का अलग होगा, CO2 का अलग होगा, रिमेनिंग नाइट्रोजन है उसका अलग होगा, ठीक है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन टेबल में बता दिया है मैंने, पर पूरा मैकेनिज्म ही बता दिया है, ठीक है। एंड इन फिगर इतना, ठीक है, डेटा गिविंग द, ठीक है, वो पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। यहां तक टेबल वाला बात क्लियर है, ये भी क्लियर है, और एनसीईआरटी का ये क्लियर है। क्वेश्चन सारा आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी में खासा नहीं है, क्वेश्चन जैसा आता है वो मैंने क्लियर करा दिया है। अब आ जाओ, अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वुलाई। भाई ऑक्सीजन वहां से नीचे आ रही है, तो CO2 अपोजिट डायरेक्शन में अंदर से बाहर जा रही है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, अगर मैं CO2 की सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो ध्यान रखना 20 से लेके 25 टाइम हायर होती है ऑक्सीजन से। इसलिए CO2 का डिफ्यूजन रेट कंपैरेटिव ऑक्सीजन ज्यादा होता है। CO2 प्लाज्मा के थ्रू ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। भाई प्लाज्मा के थ्रू CO2 जो ट्रांसपोर्ट होती है 77%, जबकि ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है ओनली और ओनली 2 to 3%। इसका इफेक्ट किसकी वजह से, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी। समझ रहे हो? तो CO2 की सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं ना, तो ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम हायर होती है कंपैरेटिव ऑक्सीजन। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ, कंपैरेटिव ऑक्सीजन। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने बोला ना कि CO2 भाई सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो प्लाज्मा के थ्रू ज्यादा ट्रांसपोर्ट करती है। भाई ऑक्सीजन मैंने बताया 2 to 3% करती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The amount of CO2 then can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to oxygen। क्लियर है? बिल्कुल। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम में जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां पर कम है। पर सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, सॉल्युबिलिटी यहां बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, यहां पर सॉल्युबिलिटी कम है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर कम है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, पर फिर भी पर यूनिट वॉल्यूम CO2 के ट्रांसपोर्ट होने की दर ज्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ CO2 देन कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस, ठीक है, इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना है आपको। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, भाई डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे मिलकर बने होते हैं, 3 लेयर्स, 3 मेजर लेयर्स थे, ठीक है,
तीनों मैंने बताए थे भाई। पहली लेयर क्या होगी, इस एल्वुलर कैविटी की अपनी खुद की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है बिल्कुल। दूसरी लेयर क्या होगी भाई, दूसरी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस। इन तीन के मिलने से बनती है डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है, जहां से गैसेस का एक्सचेंज या डिफ्यूजन हो रहा है, क्लियर है बिल्कुल। द एंडोथेलियम ऑफ एल्वर कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, और इसके अलावा क्या हो गया, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम इन बिटवीन दैम, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, ये बच्चे पूछते हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी दो गए, और बेसमेंट, बेसमेंट सब्सटेंस या मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी, जो कैपिलरी के अराउंड भी है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, कैपिलरी के अराउंड होती है या बिटवीन, इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है। Composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer endothelium of capillary. In between them, जो इसके बीच में होती है, ठीक है। However, ये टोटल थिकनेस, जो टोटल थिकनेस की अगर बात करते हैं, लेस देन 1 mm, थिकनेस इज मच लेस, कितना लेस, ठीक है, मच लेस देन लेस देन अ मिलीमीटर, 1 mm से भी कम। Therefore, all factor in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli। यहां तक तो कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर लेते हैं। अभी बताया मैंने कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ध्यान रखना है, दो फॉर्म में होगा भाई, 2 to 3% प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है, 97 से 98% देखोगे तो ब्लड आरबीसी के थ्रू, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, भाई सॉल्युबिलिटी कम है इसकी, इसलिए प्लाज्मा के थ्रू कम जाती है, ठीक है। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, अबाउट 97% ऑक्सीजन जो होती है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, आरबीसी के थ्रू। द मेम्ब्रेन, द रिमेनिंग 3%, बची हुई 3% किसके थ्रू हो रही है, ये प्लाज्मा के थ्रू हो रही है, डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। नियरली ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए नियरली 20 से 25% CO2 इज, भाई अगर CO2 की बात करते हैं तो CO2 मैंने बता दिया, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए CO2 ध्यान रखना है आपको, 23% या 23 से 25% आरबीसी के थ्रू करती है, जबकि अप्रोक्सीमेटली 77% के आसपास प्लाज्मा के थ्रू करती है, क्लियर है। इस 77% में भी मैंने बताया था CO2 की फॉर्म में डायरेक्टली 7% और NaHCO3 की फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली 7% सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी, वेयर एज द 70% CO2 किसके थ्रू हो रही है, प्लाज्मा के थ्रू हो रही है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हो रही है। मैंने पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है वो, सोडियम बाइकार्बोनेट या HCO3, आइंस पूछेगा तो SCO3, और वैसे पूछेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अबाउट 7% CO2 होती है, वो डिसॉल्व स्टेट में होती है। ये सारा मैंने डेटा लिख दिया है, क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में एनसीईआरटी ने सबसे पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात की है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, हमें पता ही है, प्रेजेंट इन आरबीसी, जो आरबीसी के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल, ऑक्सीजन और CO2 की बाइंडिंग रिवर्सिबल मैनर में होती है, ठीक है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग इरिवर्सिबल पैटर्न में होती है, और क्या बनाती है, ऑक्सीजन बाइंड करके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ कितने, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
भाई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, CO2, P50 वैल्यू, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, पर प्राइमरली किससे रिलेटेड है? आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भाई इस पे भी डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इस पे भी करती है, हाइड्रोजन आयन पर भी करती है, ठीक है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर पे भी करती है, मतलब अदर फैक्टर पर भी डिपेंड करती है, अदर फैक्टर पर भी डिपेंड करती है, पर प्राइमरली किस पर करती है? प्राइमरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर करती है, ठीक है। अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन, अब देखते हैं किस फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सिग्मोइड कर्व बनाया, बनता है अगर यहां पर आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देख रहे हो, किस किसके बीच में बन रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2, यहां पर HbO2 का परसेंटेज सैचुरेशन आ रहा है, यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, इनके बीच में हम एक कर्व प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। मानो एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं? भाई पहला ऑक्सीजन बाइंड किया 25% सैचुरेशन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन बाइंड किया 50% सैचुरेशन हो गया, एक ऑक्सीजन और बाइंड किया 75% सैचुरेशन हो गया, एक ऑक्सीजन बाइंड किया अब 100% सैचुरेशन हो गया। एक बार हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट हो जाए, फिर कितना भी ऑक्सीजन बढ़ा दो आगे सैचुरेशन नहीं होगा, यानी कर्व यहां की बात क्या हो जाएगा? बढ़ेगा 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 और सिग्मोइड हो गया, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, स्टेबल हो गया। तो वही है कि एक बार हीमोग्लोबिन, भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का इफेक्ट पड़ेगा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन पर जैसे से ऑक्सीजन बढ़ाओगे सैचुरेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ाओगे सैचुरेशन बढ़ेगा, पर एक समय के बाद 100% सैचुरेट होने के बाद कितना भी ऑक्सीजन बढ़ा दो सैचुरेशन आगे नहीं होगा, क्योंकि चार ही साइड होती है बाइंडिंग की, चारों ही यहां से क्या कर चुकी है? सैचुरेट हो चुकी है। क्लियर? दिस कर्व इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं इस कर्व को? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। चलो, एंड द हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग द फैक्टर इफेक्ट, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H कंसंट्रेशन एटसेट्रा। इनकी स्टडी करने में इस कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने बताया था, ये कर्व बेटा राइट शिफ्ट भी हो सकता है, ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है, समझ रहे हो? राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग किस पर डिपेंड करती है? फैक्टर पर। मैंने बताया था भाई राइट शिफ्ट हो रहा है तो राइट शिफ्ट कब करेगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाए, pH कम हो जाए, समझना मेरी बात, H आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए, बस वही बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। H किस पे डिपेंड? फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H आयन कंसंट्रेशन एटसेट्रा, द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन द एल्वुलाई, वेयर, वही एल्वुलाई की बात करते हैं तो वहां क्या होगा? वेयर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, CO2 कम होगी, H आयन कंसंट्रेशन कम होगी, लोअर टेम्परेचर होगा, फैक्टर आर फेवरेबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस केस में क्या होगा? कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट होगा जब फेवरेबल फैक्टर होंगे। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? कम है, pH क्या है? ज्यादा है, एल्कलाइन, H आयन कंसंट्रेशन क्या है? कम है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कम है, तो ये फेवरेबल कंडीशन हो गई। और जब उल्टा कर दो, भाई टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो तो अनफेवरेबल हो गया, H आयन बढ़ा दो, अनफेवरेबल हो गया, pH कम कर दो, एसिडिक अनफेवरेबल हो गया, CO2 बढ़ा दो, अनफेवरेबल हो गया, ऑक्सीजन कम कर दो, अनफेवरेबल हो गया, तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, यही बताने की कोशिश की है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन वेयर इन द टिश्यू, भाई लेफ्ट शिफ्ट कहां होता है? लंग्स, लंग्स के पास लेफ्ट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट कहां होता है? टिश्यू। भाई नियर द टिश्यू आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यू यूटिलाइज होती है टिश्यू के पास। लंग्स के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, तो सारे फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी। भाई जहां ऑक्सीजन कम होगी, CO2 ज्यादा होगी, जहां CO2 ज्यादा होगी वहां H आयन कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है, और H आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली pH कम हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। वेयर टिश्यू, टिश्यू के पास क्या होगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा क्योंकि यूटिलाइज हो रही है, CO2 बन रही है इसलिए ज्यादा होगी,
CO2 ज्यादा होगी इसलिए H भी ज्यादा होंगे, ठीक है, और वहां टेम्परेचर नॉर्मल से हायर होगा क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन, यानी राइट शिफ्ट की जब भी बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, HbO2 का डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा। हाँ, लेफ्ट साइड क्या होगा, HbO2 का एसोसिएशन होगा HbO2 का, यानी ये जुड़ेंगे वहां टूटेंगे, यहां पर पैचअप होगा वहां पर ब्रेकअप होगा, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस क्लियरली indicate that oxygen get bound to hemoglobin in the lung surface, भाई वहां पर बाइंड करेगी और डिसोसिएट हो जाएगी टिश्यू के पास जाकर के। और एवरी 100 ml, ये ध्यान रखना है, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को, 5 ml अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये 515 भी हो सकता है अगर एक्सरसाइज वाला केस होगा, तो 5 की जगह 15 हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, भाई हीमोग्लोबिन के संग जुड़ करके क्या बनाता है, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि CO2 हमेशा हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से जुड़ता है, ठीक है। लगभग कितना परसेंट, 20 to 25% इसका ट्रांसपोर्ट होता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, किस पर डिपेंड करती है, CO2 के पार्शियल प्रेशर पर। भाई CO2 की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से तभी तो होगी जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जो कहां होता है, नियर द टिश्यू होता है। क्लियर है बिल्कुल, नियर द टिश्यू ये मैकेनिज्म होगी, ओके, हाँ, नियर द टिश्यू ये मैकेनिज्म होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट दिस बाइंडिंग। जब भी HbO2 आएगी तो HbO2 के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, भाई मेन तो यही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर, जो CO2 बाइंडिंग, मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट दिस बाइंडिंग। समझ रहे हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां HbO2 का एसोसिएशन नहीं हो पाएगा, डिसोसिएशन होगा। हाँ, जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा वहां HbCO2 की बाइंडिंग हो पाएगी। भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर HbCO2 की बाइंडिंग नहीं होती, एसोसिएशन नहीं होता, डिसोसिएशन होता है। हाँ, टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसलिए वहां पर HbCO2 का बाइंडिंग होता है, मतलब एसोसिएशन होता है। यानी HbCO2 की बाइंडिंग यानी कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में डिपेंड करता है। जहां ज्यादा होगा वहां एसोसिएशन नहीं होगा, जहां कम होगा वहां पर एसोसिएशन होगा, जहां ज्यादा होगा वहां डिसोसिएशन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। Where partial pressure of CO2 is higher and partial pressure of oxygen is low as in the tissue, भाई टिश्यू केस में ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां बाइंडिंग, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। जबकि अगर मैं उल्टा कर दूं लंग्स के पास, एल्वलाई के पास या लंग्स के पास, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वहां पर HbCO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli, ठीक है, ये टिश्यू से निकलती है सीधे एल्वलाई के थ्रू बाहर निकल जाती है। आरबीसी में क्या क्या होता है, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आरबीसी में तो होता ही है पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। दिस एंजाइम फैसिलिटेट, ये क्या काम करता है, फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बताया था जब आप ऐसे मूव करोगे, ऐसे, तो ये केस कहां का होगा, टिश्यू का। जब आप ऐसे मूव करोगे तो केस किसका, कहां का अलग केस होगा, लंग्स, ठीक है, क्योंकि टिश्यू के अंदर क्या होता है, CO2 H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, ये एंजाइम HNO2 HCO3 में तोड़ देता है, ये आरबीसी से बाहर निकल जाते हैं, इसकी वजह से रिमेनिंग HbO2 का डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। फिर जब लंग्स के पास पहुंचते हैं तो रिएक्शन उल्टी होगी,
लंग्स के पास ये बाहर से अंदर आते हैं, H से मिलते हैं, H2CO3 बनाते हैं, अगेन CO2 H2 में कन्वर्ट होते हैं और CO2 लंग से बाहर निकल जाती है। याद आया पूरी रिएक्शन? तो ऐसे चलोगे तो टिश्यू, ऐसे चलोगे तो लंग्स, ठीक है। ऐसे चलोगे तो यहां क्या क्या हो रहा है, HbO2 का डिसोसिएशन, यहां क्या हो रहा है, HbO2 का एसोसिएशन। बस ये ध्यान रखना है आपको। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, भाई टिश्यू के पास क्या चल रहा है, कैटाबॉलिज्म चल रहा है, तो नो डाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा, कि बन रहा है CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, जो ब्लड में जाएगा, ठीक है। ब्लड में RBC में भी जाएगा और प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होगा, किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेटाइन की फॉर्म में, और जो टूट जाएगा बाइकार्बोनेटाइन और HN की फॉर्म में, ठीक है भाई। CO2 HI और बाइकार्बोनेटाइन टूट। एट द एल्वुलर साइट वेयर CO2 लो, भाई एल्वुलाई के पास CO2 का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे और ऐसे हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल भाई? टिश्यू के पास CO2 का लेवल कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, और यहां पर CO2 का लेवल कम होता है। टू फॉर्म CO2 और H2O, उल्टी रिएक्शन होगी, CO2 और H2O बन जाएंगे, CO2 तुरंत बाहर निकल जाएगी। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेटाइन एट टिश्यू लेवल, टिश्यू के पास जो CO2 ट्रैप होती है, बनती है किस फॉर्म में, बनती है बाइकार्बोनेटाइन की फॉर्म में, एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्वुलाई इज रिलीज्ड आउट एज CO2, पर निकलती फाइनली CO2 की फॉर्म में। पूरी मैकेनिज्म बताई थी मैंने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी 100 ml, अभी मैंने ऑक्सीजन के लिए बताया था, अब CO2 की बात कर रहा हूं। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 को डिलीवर करता है, लगभग 4 ml CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, नॉर्मल कंडीशन में। पर यही अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो 4 की जगह 14 हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पर टिश्यू की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, तो CO2 की लोडिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगी, 4 की जगह 14 हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब आ जाओ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेगुलेशन दो तरीके का होता है, एक नर्वस रेगुलेशन होता है, नर्वस रेगुलेशन होता है, और दूसरा मैंने बताया था केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन के लिए ब्रेन के अंदर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, और एक वो मेन रेगुलेटिंग सेंटर है, इसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो आप अनकॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रहे हो वो एमओ ही करा रहा है। जब कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात आएगी तो सेरिब्रम की बात आएगी, सेरिब्रम की बात आएगी, कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात आएगी। इच्छा से आप ब्रीदिंग करते हो तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका हो जाएगा, सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है तो इंस्पायरेशन, इनहिल आप नहीं कर पाते, तुरंत बाहर निकाल देते हो, ठीक है। उस समय ब्रेन का एक पार्ट होता है एमओ के पास, पोन्स, उसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? चलो इसी की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू, ठीक है, सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। भाई हमारे अंदर जो भी डिमांड है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। स्पेशलाइज सेंटर, अभी न्यूरल सिस्टम कहां पर, स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन, ठीक है, मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, या एमओ बोल सकते हो। एमओ का वो पार्ट जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होता है, आप बोलोगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अनदर सेंटर कौन सा होता है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन, उसको पोन्स बोलते हैं, पोन्स रीजन के अंदर होता है, ऑफ द ब्रेन कॉल्ड निमोटैक्सिक सेंटर, इसको निमोटैक्सिक सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ब्रीदिंग की बात करता हूं, नर्वस रेगुलेशन की बात करता हूं, नर्वस रेगुलेशन की बात करता हूं, तो नर्वस रेगुलेशन में दो बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एक तो नर्वस रेगुलेशन में दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहली तो आपको ध्यान रखनी है यहां पर, ठीक है, मेडुला रीजन,
एक पोन्स रीजन, मेडुला रीजन में इसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, और पोन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, एक्चुअली मेडुलर रीजन जो होता है ना, ये रिदम सेंटर जो आप बिना अनकॉन्शियसली आप, ठीक है, ब्रीथ किए जा रहे हो ना, वो यही कंट्रोल कराता है। एक और ध्यान रखना, कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग की या वॉलंटरी ब्रीदिंग, इसके लिए सेरिब्रम। इन दोनों केस में ध्यान रखना, ठीक है, वॉलंटरी अनवॉलंटरी। बस क्वेश्चन इतने से बन जाएगा, रेगुलेशन से, नर्वस रेगुलेशन से। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट, अगर मैं इसकी बात करता हूं पोन्स की, तो ये मॉडरेट करता है, धीमा कर देता है ब्रीदिंग को। ठीक है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी निमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल जाएगा तो रेट ऑफ ब्रीदिंग स्लो हो जाएगा। जैसे मानो ये तो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे ये ऐसे मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड चल गई, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, यहां पोन्स है निमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ये मेडुला है, एमओ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये नॉर्मल ब्रीथिंग कराता है, नॉर्मल। अगर सिग्नल एमओ से आएगा, सिग्नल एमओ से आएगा, यहां से सिग्नल आएगा तो नॉर्मल ब्रीथिंग मॉडरेट हो जाएगी, सिग्नल यहां से आएगा तो वॉलेंटरी ब्रीथिंग होगी, पर कराएगा एमओ ही। समझ रहे हो ना, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। अगर मैं बात कर रहा हूं निमोटैक्सिक सेंटर, तो निमोटैक्सिक सेंटर ध्यान रखना है, वो मॉडरेट करता है, धीमा करता है, यानी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस कर देता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हो गया नर्वस रेगुलेशन। एक लाइन में खत्म करूं तो नर्वस रेगुलेशन के लिए दो चीजें रिस्पॉन्स मेन तो इसमें एमओ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्चुअल में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग या इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग अन कर दी मैंने, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एमओ। पर जब आप दौड़ लगाते हो तो आपका पोन्स एक्टिवेट हो जाता है, जो इनहिल को रोक देता है, तुरंत एक्सेल कराता है, इनहिल को रोक देता है, तुरंत एक्सेल कराता है, यानी आपका ड्यूरेशन कम कर रहा है इंस्पायरेशन का, जिसकी वजह से रेट बढ़ जाता है, मतलब कम टाइम के अंदर आप छोटी छोटी ज्यादा ब्रीदिंग करते हो और आपका रेट फास्ट हो जाता है। वो निमोटैक्सिक सेंटर की वजह से होता है। क्लियर है बिल्कुल। जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो, अपनी इच्छा से एयर ले रहे हो, निकाल रहे हो, तो सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। क्लियर है। अब मैं निमोटैक्सिक सेंटर की बात करूं तो ये मॉडरेट करता है, धीमा करता है इंस्पायरेशन को, इनहिल नहीं होने देता, स्लो मॉडरेट कर देता है। क्लियर है। इसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो जाता है, रेट बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, वही मैंने लिख दिया यहां पर। अब बात करते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया की अगर मैं बात करूं बेटा, कीमो सेंसिटिव एरिया, तो इसके लिए कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स किस पर बेस्ड होता है? ठीक है, इंस्पायरेशन एंड देयरबाय अल्टर द, ये भी चेंज कर देते हैं, ये किस पर बेस्ड होता है? कीमो सेंसिटिव एरिया किस पर बेस्ड होता है? कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। जो भाई एक तो रिदम सेंटर के पास होता है, और ध्यान रखना है आपको, रिदम सेंटर के पास का मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास, वो ठीक है, वो कह सकते हो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। ऐसी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के पास लगे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पर एनसीईआरटी ने भी सेंटर की बात की है। ठीक है,
ठीक है, जो सेंसिटिव किसके लिए होते हैं, CO2 के लिए होते हैं और H के लिए होते हैं। ठीक है, अगर एक लाइन में कहा जाए कीमो रिसेप्टर दो टाइप के होंगे, सेंट्रल और पेरिफेरल, बताया था मैंने, सेंट्रल पेरिफेरल। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कहां होते हैं, नियर एमओ के पास होते हैं। ये कहां होते हैं, प्रेजेंट इन कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टा। ये मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअल में अगर समझना है तो आपको नोट्स पर जाना पड़ेगा, वो डिटेल जो हम नोट्स में कंसेप्चुअल लेके चलते हैं उस पर, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर यहां हम सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो समझ में आ गया। और किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं CO2 के लिए और H आयनों के लिए। ठीक है, CO2 H आयन कहां पर, CO2 H आयन कहां पर, ठीक है, यहां पर CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर और यहां पर ब्लड के अंदर। ठीक है, अगर ब्लड में HnCO2 बढ़ेंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे, CSF में HnCO2 बढ़ेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और दोनों मिलकर के करते क्या है, दोनों का काम एक ही है, दोनों मिलकर के मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास सिग्नल भेजते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ ब्रीथिंग, वो इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी पर। ठीक है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, अगर CO2 और HN बढ़ते हैं, कैन एक्टिव दिस सेंटर, ये सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी, सिग्नल कहां भेजते हैं, एमओ के पास। ठीक है, नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दी सब्सटेंस कैन बी इलिमिनेट, और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसके इस सब्सटेंस एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद, आप सेकंड आ जाओ, इसकी बात कर रहे हैं, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज, वो भी CO2 HN कंसंट्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको पेरिफेरल रिसेप्टर बोलते हैं। मैंने दोनों एक साथ करा दिए, पेरिफेरल और सेंट्रल। रिदम सेंटर फॉर, ठीक है, रेमेडियल एक्शन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द, अब ध्यान रखना, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्विट इनसिग्निफिकेंट, मतलब उसका कोई रोल नहीं होता, मेनली HN और CO2 का रोल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कोई खासा रोल नहीं होता। अब डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो एक तो एस्थमा ध्यान रखना है आपको, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, बस एस्थमा में क्वेश्चन आता है, इसमें इन्फ्लामेशन ध्यान रखना, एक वीजिंग साउंड ध्यान रखनी है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना एलर्जी, इट इज एलर्जी। आप समझ रहे हो, ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसमें दो बातें ध्यान रखनी है, वीजिंग साउंड और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, मानो किसी ने गर्दन दबा दी हो, ठीक है, और एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ये तो हो गया एस्थमा। एम्फाइसीमा में हर साल क्वेश्चन बन रहा है, इसमें एल्वुलर सेप्टम डाइजेस्ट हो जाते हैं ट्रप्सिन की वजह से, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और स्मोकर्स को होने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, स्मोकर्स को। और क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक का मतलब है लीथल, डेंजरस, खतरनाक, मौत हो सकती है। ठीक है, इन विच द एल्वुलर वॉल, एल्वुलर वॉल क्या हो रही है, यहां पर डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट रहा है। मेजर कॉज क्या है इसका, आप बोलोगे सिगरेट स्मोकिंग है, सिगरेट पीने वालों को सबसे ज्यादा होता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो आपके ऑक्यूपेशन, काम काज से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो, वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इन सर्टेन इंडस्ट्री, भाई किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, कोल डस्ट, ठीक है, सिलिका डस्ट, समझ रहे हो, कुछ भी, या कह सकते हो कि ट्रैफिक पुलिस हो तो जो पॉल्यूशन की डस्ट होती है, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कॉटन फाइबर, तो ये अंदर जाकर के क्या कर देते हैं, फाइब्रोसिस कर देते हैं, यानी प्रोलिफरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर, जिससे आपके लंग्स डैमेज होते हैं। ठीक है, लोअर पार्ट में इन्फ्लामेशन भी होता है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो एस्बेस्टस डस्ट एक्सेट्रा, सर्टेन इंडस्ट्री, ठीक है, दोस इन्वॉल्व, जैसे ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग एटसेट्रा, इन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस, वहां तो डस्ट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक है, बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सॉल्यूशन, भाई हम 100% इसको
समझ रहे हो ना, लंग एक्सपोज होते ही है और वहां पर इन्फ्लामेशन भी होता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, कोलेजन फाइबर, ठीक है, एंड दस कॉजिंग, इसकी वजह से सीरियस लंग्स डैमेज हो जाते हैं। सोचो लंग्स में कोलेजन फाइबर का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड, वर्कर्स को बोलते हैं कि भाई आप प्रोटेक्टिव मास्क लगाओ, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। समझे? तो इस तरीके से हम बेटा चैप्टर के एंड में स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी कराते जाएंगे, ठीक है, और अपने कंसेप्ट को एकदम ब्रेन में सेट करते जाना। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक, सारे कंसेप्ट इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है, डिटेल्ड हमने क्लास में करा दिया है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हमने यहां करा दिया है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।